दोस्तों आज सब लोग IAS प्रीलिम्स के 2012 के PYQs रीड करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शती की ईस्वी में कोण के ज्यामितीय सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। प्राचीन काल में भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था, किंतु इस काल में उसके बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी तक अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्यामितीय कोज्या और उत्क्रमज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। इनका उल्लेख सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्टी में मिलता है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात किया जा चुका था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। यही सही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रारंभ में हमें बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस तथा सोम को आहुतियाँ दी जाती थीं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से भार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। यही सही है। मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र, प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भू स्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया था। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कि कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन प्रस्तुत करती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति आस्था। हाँ, ये सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, दोनों सही। तो दूसरा, तीसरा सही है। तप और भोग का तिहार, परिहार एवं मध्यमा का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में मिलता है, जबकि वेदों के प्रति अनास्था, कर्मकांडों का फलवत्ता निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये सब जो है दोनों में आता है, जैन बौद्ध दोनों में। नागर, द्रविड़ और बेसर है शैली। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। शिला ग्रंथों में स्थापत्य कला के क्षेत्र में 3 प्रकार के शिखरों का उल्लेख मिलता है, जिनके आधार पर मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का विकास हुआ है। नागर शैली, द्रविड़ और बेसर। प्रयुक्त सभी नाम आधार पर दिए गए प्रतीत होते हैं। नागर शैली उत्तर भारत की शैली थी, जिसका विस्तार हिमालय से विंध्य पर्वत तक दिखाई पड़ता है। द्रविड़ शैली का प्रयोग कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक मिलता है।
विंध्य तथा कृष्णा नदी के बीच जो है बेसर शैली प्रचलित है थी। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन का, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम का, श्रोताओं से आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो ये तीसरा तो सही है, ये है, लेकिन सब सही है। इस्लाम में सूफी मत का विकास किसी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आंदोलन की सफलता तथा लोकप्रियता का महत्वपूर्ण और दिलचस्प इतिहास है। सूफीवाद मूलतः दार्शनिक व्यवस्था पर टिका था। दार्शनिक व्यवस्था के कारण ही सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को तिलांजलि देकर रहस्यवाद की आंतरिक गहराई से समझौता कर लिया। इस्लाम में संगीत की प्रतिष्ठा न होते हुए भी सूफियों ने इसे ईश्वर को पाने का महत्वपूर्ण साधन माना है। निजामुद्दीन के विचार में संगीत ईश्वरीय प्रेम एवं सौंदर्य से साक्षात्कार करने का अनूठा माध्यम है। कीर्तन और नृत्य की भावुक अवस्था में हृदय प्रभु को पाने के लिए अजीब शक्ति पा लेता है। भारतीय संस्कृति एवं साधना के संपर्क में आने पर सूफियों ने इस संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। नाथपंथी साधकों, योगियों आदि का प्रभाव तो इन पर जगह जगह देखा जा सकता है। निजामुद्दीन ने योगियों की साधना पद्धति को मुक्त मन से विचार किया है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, एकदम सही है। सरकार रैयत को पट्टी देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। पता नहीं पहला दूसरा सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही। सरकार ये पट्टे देती थी रैयत को, तथा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तीनों सही है। बम्बई तथा मद्रास के अधिकांश भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1792 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा सर्वप्रथम मद्रास में आरंभ किया गया। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन। गलत है। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया, सही है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जाना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1971 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम अखिल भारतीय स्तर 1919 में सत्याग्रह चलाया गया था। इसके विरोध में जो है देश स्तर पर सत्याग्रह चलाया गया था। इस एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तारी एवं ब्रिटिश दमन के विरुद्ध जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिसकी परिणति जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में घटित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया था। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। केवल पहला सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत प्रसिद्ध है।
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्मारक सत्र के आतिथ्य का सम्मान लाहौर को मिला, जो पंजाब की राजधानी थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के सम्मान में जवाहरलाल नेहरू को मिला। अधिवेशन में 31 दिसंबर को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा फहराकर स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रह्म समाज के बारे में कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसे मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, तीसरा तो एकदम गलत है, पहला दूसरा सही है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। धर्म के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का बहुत महत्व है। उसने किन प्राचीन परंपराओं को रखा, अपितु किन्हें जो है परंपराओं व विश्वासों को छोड़ दिया, तो अवतारवाद को त्याग दिया। धर्म ग्रंथ मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क के ऊपर नहीं माना जा सकता है। बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा त्याग दी। वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, परंतु कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के विषय में अपने निश्चित मत प्रकट न करके प्रत्येक ब्रह्म समाजी को मानने अथवा न मानने की अनुमति दे दी। उन्नीस में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना सकी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपर्युक्त में से ABCD में से कोई भी सही नहीं है, यही मुझे सही लग रहा है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को स्वीकृत के बगैर ही जो है भारत को इस युद्ध में झोंक दिया था। वायसराय ने भारत रक्षा नियमों के अधीन विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। सरकार की इन घोषणाओं से असंतुष्ट होकर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एकदम, और इंडियन लेबर पार्टी। दूसरा तीसरा सही होना चाहिए। हाँ, दूसरा तीसरा सही है। भीमराव अंबेडकर ने 1942 में अनुसूचित जाति संघ और एक अखिल भारतीय दल का गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की। पीजेंट एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में नाना पाटिल और देशमुख और केशव राम जेधे माधवराम बघेल ने मिलकर के महाराष्ट्र में की थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई, एकदम सही है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण दिया गया। नहीं, तीसरा गलत है, केवल तीसरा सही है और पहला सही है। पहला और तीसरा। 1919 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रांतों में दोहरे शासन का आरंभ करना था। इस योजना के अंतर्गत शासन के विशेष विषयों को प्रांतीय तथा केंद्रीय सूची में बांट दिया गया। केंद्र में विधानमंडल के विस्तार के लिए द्विसदनी व्यवस्था रखी गई। द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई।
के विस्तार के लिए ऊपरी सदन यानी कि राज्य परिषद कहलाता था, नीचे का सदन विधानसभा कहलाता था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की थी और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया था। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो पहला तीसरा सही लग रहा है, दूसरा नहीं सही लग रहा है, लेकिन सिर्फ पहला सही है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि राज्य भारत का दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, इसी कारण देश निर्धन बनता जा रहा है। उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपने लेखों एवं बातों को सिद्ध किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कौन था? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बलरामजी मलाबारी एमपी रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। बी सही है, सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन 1887 में किया गया। इसके गठन का एक प्रमुख कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आरंभिक चरण में अपने कार्यक्रमों में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। 1932 में गांधी जी ने उपवास का जो क्या किया, तो इसमें से कौन सही है? सी सही है। 1932 में गांधी जी ने मरण पर्यंत उपवास यानी कि पर्यंत इसलिए किया क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर का दिन उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया। अंततोगत्वा 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों के लिए संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ने लगती है।
मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है। एवं पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान निम्न दाब बन जाता है। निम्न दाब क्षेत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पर इस ओर आकर्षित होती हैं, जैसे दक्षिण पूर्व मानसूनी पवनों के रूप में भारतीय पवन तंत्र का अंग बन जाते हैं। हजारों किमी की समुद्री यात्रा के कारण इनमें पर्याप्त नमी होती है, अतः काले काले बादल उमड़ने लगते हैं, उमस का वातावरण बन जाता है एवं अंततः भारी वर्षा होती है। इस प्रकार मानसून का आकस्मिक आरंभ हो जाता है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। यह मानसून की अवधि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर घटती जाती है तथा उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। भारत एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर आधारित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो कौन सा सही है? विशेष राज्य अरुणाचल प्रदेश उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। इस राज्य का 80% क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। दोनों सही लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसा है नहीं, केवल पहला सही है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 4.86% या 15.98 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर आर्द्र भूमियाँ विस्तारित हैं। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में 21.9% सर्वाधिक क्षेत्र अंकित हैं। भारत में तटीय आर्द्र भूमि कुल आर्द्र भूमि के 4.13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर अंकित है, जबकि आंतरिक आर्द्र भूमि कुल आर्द्र भूमि के 11.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र 74.1% पर अंकित है। इस प्रकार दूसरा गलत है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्डे, हाँ। घुमाव वाले नदी मार्ग, हाँ। नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, हाँ। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, नहीं पता है, लेकिन फिर भी सब सही है, चारों सही है। हिमालय की यात्रा करते समय क्रमशः गहरे खड्डे, घुमाव वाले नदी मार्ग, पर्वत श्रेणियाँ तथा भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखने को मिलते हैं। हिमालय की इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप की शेष एशिया से अलग स्थिति बन चुकी है। यह ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर प्रवेश करने से रोकता है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। इनमें से कौन सा दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? अरहर को छोड़ के बाकी हो सकता है। पहला और दूसरा सीधा आंसर था। लोबिया और मूंग का प्रयोग दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में किया जाता है। शनई, ढैंचा, उड़द, लोबिया, सैजी एवं मूंग आदि फसलों का प्रयोग हरी खाद के रूप में होता है। ज्ञातव्य हो कि सैजी की फसल का हरी खाद के रूप में प्रयोग
करने से मृदा का सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 120 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल और बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है? तो तिल, बाजरा है, मूंगफली ही है, तिल तो नहीं पता है, लेकिन तिल भी है सर। तीनों है। मूंगफली, तिल एवं बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्र में की जाती है। ये फसलें मुख्यतः वर्षा पर आधारित फसलें हैं। कुछ लोगों को सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम की कहीं अधिक भंडार है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। केवल नहीं, तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। थोरियम की प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट बालू का निक्षेप से होती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से नष्ट होकर चूर्ण बनने से हुआ है। मोनोजाइट निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलते हैं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना करने पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की अपेक्षा कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यह यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदायक अपशिष्ट उत्पादित करता है तथा प्रकृति में थोरियम के भंडार यूरेनियम की तुलना में अधिक हैं। कोयले के बृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? क्योंकि हमारे पास अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं हैं। भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित, ये गलत है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। तो दूसरा और तीसरा सही है। कोयले के बृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत कई मिलियन टन कोयले का आयात करता है, क्योंकि इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत को अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, गलत है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। कौन सा सही है? पहला और तीसरा सही है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है तथा ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से गैसों और जलवाष्प और धूलकणों से हुई है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% के बीच होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है
निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। सामान्यतः 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान अधिक मिलता है एवं वार्षिक तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ विषुवतीय जलवायु से भी अधिक तापमान रहता है। सामान्य रूप से इस जलवायु में औसत मासिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। वार्षिक वर्षा 25 सेमी से 100 सेमी होती है। वर्षा गर्मियों में होती है। एंटीलोपों, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगाभू के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर भारत में। तो केवल पहला सही है। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए प्रसिद्ध अनुकूलित है, जबकि चीरू तिब्बती यानी ठंडे और उच्च पर्वतीय मैदानों में अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। प्रयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तीनों, पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा का महासागरीय जल घनत्व महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। यह महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। यहाँ सूर्यातप की मात्रा, ऊष्मा संतुलन, सागरीय जल की घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण एवं संघनन स्थानीय मौसम दशाओं आदि द्वारा निर्धारित होती है। यदि किसी महासागर का पादप्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। पादप्लवक किस कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए? कार्बन सिंक के रूप में नहीं। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पादप्लवक समुद्री खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। इसका उपयोग कार्बन डाई को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में करते हैं। समुद्र के जीवन का पोषण है। यदि किसी महासागर का पादप्लवक किसी कारण नष्ट हो जाता है, तो इसका प्रभाव यह होगा कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर पादप्लवकों में स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता होती है। पादप्लवकों में उच्चावच संबंधी विविधता होती है। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है। यह घटना क्यों चिंता का विषय है? कैल्शियम पादप्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादप्लवकी होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। तो सब सही है, चारों सही है। महासागर अम्लीकरण वातावरण में मानव प्रेरित कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता का प्रत्यक्ष परिणाम है। CO2 समुद्र के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड बनाता है, जिससे समुद्र का pH कम हो जाता है। इसे महासागरीय अम्लीकरण के रूप में जाना जाता है।
यह घटना चिंता का विषय है क्योंकि प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है तथा कैल्शियमी पादप लौक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादप लौकी होते हैं की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होती है? नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, यही सही है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ किया जाता है। आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, यही तीसरा सही लग रहा है। अच्छा, ये पूरा बताना है। तीसरा सही, दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। आर्थिक विकास के लिए जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है 1929 में W.M. थॉमसन ने दिया था, परंतु इसको वैज्ञानिक स्वरूप फ्रैंक नॉटिस्टीन ने वर्ष 1945 में दिया था। आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाएं इस प्रकार है। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। भारत की संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठी अनुसूची, सप्तम अनुसूची। तो पहला तो एकदम पक्का है, सभी आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों से विशेष प्रावधान है। छठी अनुसूची के प्रशासन के अंतर्गत जिला परिषद में अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित कर सकती है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुसार अनुच्छेद 41 में शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी स्थान निकाय, सप्तम अनुसूची, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों को संगठित करना दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना दिए गए हैं। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित, यानी कि सब सही है, सब तो नहीं दिया हुआ है, केवल दूसरा तीसरा सही है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के कई प्रावधान में गांधीवादी विचारधारा की झलक मिलती है, जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन 40, मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्यों में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये गलत है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये भी गलत है। वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना, ये सही है। भावना का विकास, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, तीसरा तो एकदम सही है। और
चौथा भी सही लग रहा है, तो यही सही है, पहला, तीसरा, चौथा। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के अंतर्विष्ट है भाग में, जो 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए: सभी संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्न की सिफारिशों को संसद को पटल पर रखवाए: राष्ट्रपति संघीय वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 51 अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति यानी किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? साधारण विधि को निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। केवल पहला है, साधारण वित्त। धन विधेयक से भिन्न कोई विधेयक तभी विधि बन सकता है जब दोनों सदन संशोधनों सहित या बिना संशोधन के उस पर सहमत हो जाते हैं। धन विधेयक के संबंध में यह प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि लोकसभा उसे पारित करने की अंतिम शक्ति है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 108 द्वारा विहित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। संविधान संशोधन को यह लागू नहीं होती। अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होता है, से प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। गलत है। तो तीसरा गलत है, यानी कि ये गलत है। पहला भी नहीं, गलत ही लग रहा है ना, लेकिन ये तो सही है। अतः डी कोई भी नहीं। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इनमें से क 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और ख 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुने जाएंगे। अनुच्छेद 80 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार निर्वाचन अर्जी को विनिश्चय करने की शक्ति उच्च न्यायालय में है। इसमें अपील उच्चतम न्यायालय की हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अनुच्छेद 79 लोकसभा अध्यक्ष की पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
अम, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को उपस्थित संबोधित करना होगा। तो तीसरा तो सही है, केवल तीसरा सही है। लोकसभा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन के कार्यजीवन काल पर्यंत अपना पद धारण करेगा, किंतु उसका पद निम्नलिखित रूप में इसके पहले समाप्त हो सकता है कि सदन के सदस्य न रहने पर यदि वह अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग करे, या लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे हटा दिया जाए। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना गलत है। संसद को राज्य सूची में यह बनाने एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना। चुनाव आयोग के कार्यकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। बी सही है। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए विशेषाधिकार हैं राज्य सूची में नियम बनाने और संविधान के अनुच्छेद 312 द्वारा एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि पहला ही सही है, कोई बात ही नहीं है। हमारे संविधान में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना वर्जित नहीं जो किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं है, किंतु यदि वह इसी बीच 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन में स्थान नहीं प्राप्त कर लेता तो वह मंत्री नहीं बना रहेगा। वह निर्वाचन या नाम निर्देशन में स्थान प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 75 इस विषय में यह कहता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई स्थगित करने हेतु। तो पहला सही है, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना है। किसी सत्र के प्रतिदिन बहुत सी बैठकें होती हैं जिन्हें स्थगन द्वारा अलग किया जाता है। स्थगन के द्वारा सदन
के कामकाज पर विचार को भी निर्दिष्ट समय के लिए टाला जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह की अवधि का भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। समावेशी शासन ऐसे शासन को कहते हैं जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले, अर्थात राष्ट्रीय आय का रिसाव प्रभाव नीचे की ओर अधिक हो। इस दृष्टि से दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना समावेशी शासन के अंग कहे जाएंगे। लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? लोक निधि के फलोत्पादक के रूप में कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, वो तो हमेशा रखता है। कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। ये ठीक है। कैग के प्रतिवेदनों से सम्मिलित मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। इसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जांचकर्ता एजेंसियां कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिनके लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन में से कौन सा है? मॉन्टेगू चेम्स फूड अधिनियम 1935। भारत के नहीं, ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। परिसंघीय प्रणाली में 2 सरकारें होती हैं, उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। परिसंघीय राज्य व्यवस्था की सफलता और उसकी शक्ति दोनों सरकारों के बीच सहकार्य और समन्वय पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। विनियोजक विधेयक
के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाला जाना, ये सही है। अनुपूरक अनुदानों द्वारा तथा लेखानुदान का प्रावधान। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो सब सही तो नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार को उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, यानी बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 12 में मतलब दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विनियोग अधिनियम का उल्लेख है। अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई की स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन की समक्ष रखवाएगा। ये सभी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के काम आती हैं। इनके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं संसद की लोकलेखा समिति आदि लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के काम आती हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। सही बात है, क्योंकि उन चुनाव आयोग का काम है। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, 63, 73 और 2002 परिसीमन आयोग बनाए हैं। इनसे निर्वाचन का ढंग विहित किया है एवं निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की रचना और उनका परिसीमन किया है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में संशोधन नहीं किया जा सकता है तथा परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत देना होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार में। ये सही है। चौथा सही लग रहा है लेकिन नहीं सही है। पहला और तीसरा सही है। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऐसा करते समय राष्ट्रपति उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिससे आवश्यक समझे, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से जो है परामर्श करना पड़ता है, किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 124(2) में। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते संचित निधि से जो है भारित होते हैं। इस संबंध में विधानमंडल को मत देने की आवश्यकता नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे।
निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो पहला और चौथा सही है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान अनुच्छेद 131 में दी गई है। 31 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के कृत्य शुद्ध रूप से परिसंघीय और भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, एक ओर भारत सरकार और एक या अधिक राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों तक सीमित है। पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो बी पहला दूसरा सही है। पंचायत जो है क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने का भी स्वामित्व प्राप्त है। क्षेत्र में कुछ खनिज के लिए खनन पट्टा एवं पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा भी आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से किस यानी कि किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब आप कोई रंगचित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। यही सही है, तीसरा सही है, विक्रय में वृद्धि हो। दूसरा और तीसरा सही है। जब किसी संपत्ति को उसकी मूल कीमत से अधिक कीमत पर बेचा जाता है तो यह अधिक पूंजीगत लाभ कहलाता है। पूंजीगत लाभ तब होता है जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति रंगचित्र खरीदे और लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति में पूंजीगत लाभ होता है। पूंजीगत लाभ के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि को सम्मिलित करने का प्रमुख कारण यदि पूंजीगत लाभ में कृत्रिम वृद्धि हो। पूंजीगत लाभ में कृत्रिम वृद्धि होती है तो स्फीति में इससे हानि की संभावना अधिक हो जाती है तथा व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त लोकप्रियता बढ़ने के कारण रंगचित्र के मूल्य में वृद्धि पूंजी को निवेशित मात्रा में लाभ को प्रकाशित करता है जो पूंजीगत लाभ में सम्मिलित होता है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ऋण संगठन के संदर्भ में श्रेणी संगठन के संदर्भ में क्या है ये? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को निश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तीनों सही लग रहा है लेकिन दूसरा और तीसरा सही है। प्राचीन अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणियों के अपने अलग न्यायालय होते थे, अपने सदस्यों के विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी ही जो है वेतन, काम के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। नगर श्रेष्ठी नगर के महाजनों का प्रमुख होता था। नगर श्रेष्ठी नगर के महाजनों का प्रमुख होता था।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA भारत की ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करते हैं। DRDAs निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। तो तीसरा और चौथा सही है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मजबूती प्रदान करने और उन्हें अपने कामकाज में अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य 75-25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय को सहयोग सुरक्षित है। DRDAs निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। UNDP के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व तथा द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं के वंचन, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर। तो पहला ही सही है, पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा। UNDP के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति एवं सेवाओं से वंचन सम्मिलित है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की अवधारणा 1990 में आई थी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार भारत ने वर्ष 2006 से 2016 के मध्य 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। भारत का झारखंड राज्य बहुआयामी गरीबी को सबसे तेजी से समाप्त करने वाला राज्य है। झारखंड में 2005-06 में 74.9% थी, वहीं 15-16 में 46.5 रह गई है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। तो यही है प्रसूति वाला। तो ए सही है, पहला और दूसरा। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना 2005 से प्रारंभ की गई है। 100% केंद्र प्रायोजित इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है। 2005-06 के बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना तथा प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के पहले 2 जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होता है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास MCH कार्ड के साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान। इसमें से उपयुक्त में से किस इकाई या किन इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? तो सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ताज़ा निर्णय के अनुसार अब 10 कर्मचारी वाले कारखाने संस्थान भी इसके दायरे में आएंगे, भले ही वह निर्माण प्रक्रिया में विद्युत का प्रयोग कर रहे हों या नहीं। होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान तथा निजी चिकित्सा संस्थान के कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में आशा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य कौन से हैं? स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र साथ ले जाना। सही है। गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, ये भी ठीक है। पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, तीनों सही है। बच्चे का प्रसव करना, चारों सही है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ये जो है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत पोषण एवं प्रतिरक्षा के विषय में सूचना उपलब्ध कराना, गर्भवती स्त्रियों को प्रसव पूर्ण देखभाल व जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाना और गर्भावस्था की प्रारंभिक जानकारी हेतु गर्भावस्था किट का प्रयोग करना इत्यादि आते हैं। बच्चे का प्रसव कराना आशा का कार्य नहीं है। प्रसव कराना आशा का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र वो करके। तो दूसरा सही है केवल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का प्रयास है। केंद्र सरकार 3 जून 1911 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ कर उनके माध्यम से निर्धनों की निर्धनता के निवारण के लिए शुरू किए गए इस मिशन की शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई। इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह को फेडरेशन के रूप में गठित कर उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर जीवन यापन का अस्थायी आधार प्रदान करने की सरकार की योजना है। कृषि उद्योग एवं व्यापार विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। तो तीनों सही है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना और एवं प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना की पहल की है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में
8 मूल उद्योगों के सूचकांक का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित है? सीमेंट उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, वस्त्रोद्योग। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, ये पांचवा गलत है। औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त स्तर इतना है। वो 8 मूल उद्योग कौन से हैं? तो सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादन। वर्तमान में भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों की संयुक्त भार जो है 40.27 है। इन 8 मूल उद्योगों में